बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमरुज़्ज़मान कायरा हों, चाहे हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी थी, DGISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियाँ लगाई हैं। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज़ अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि DGISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहाँ पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहाँ पे नहीं हुए बदकिस्मती से। एक तो ये किसी ना किसी सहाफ़ी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए ख़तरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था। इतने सारे सहाफ़ियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल ऐसा सच अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता, ये होता तो हर तरफ जाता, कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया और इसकी इस्लामी और शरई हैसियत क्या है? यानी सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अंबिया इकराम ने नहीं लिया, किसी ने इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया जैसा इस्तिस्ना इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। हाफ़िज़ कुरान है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बात इंतहाई मायूब और गलत है, ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। लेकिन एक गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना उन्होंने लिया जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। ये सवाल होना चाहिए था। अब DG साहब ने कुछ चीज़ें जो उठाई हैं ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2 टके का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला के बारे में मुगल्लज़ात बकता फिरे। DG इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराग से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीज़ों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर,
तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाज़ात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ़ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे अवार्ड लिख कर दिए हुए हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। खेलों की दुनिया में इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो उन्होंने अलग लिखे। फिर फलाही और इंसानी खिदमात से मुतालिक इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो अलग लिखे। और उसके बाद जो सियासी और तालीमी और आलमी एजाज़ात जो इमरान खान साहब को मिले वो अलग मिले। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इमरान खान साहब जो है वो उसकी हॉल ऑफ फेम का भी हिस्सा रहे अलग से, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले 88 से ऑनवर्ड, बल्कि वो मिलते ही रहे उनको सारी ज़िंदगी। इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सख्त ट्वीट में भी जवाब दिया हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से, जो एक रिपोर्ट है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तब एक डिक्टेटर याह्या खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर्रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि याह्या खान ने अपने ज़ाती मफाद और नाजायज़ इक़्तिदार को 10 साल तक तवालत देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इस रिपोर्ट में आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई थी। सैकड़ों लोगों के बयानात इसमें कलमबंद किए गए थे और 4 साल लगाए गए थे। हमूदुर्रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। ये फौजी डिक्टेटर का कसूर था। उस वक्त जनरल याह्या ने किया था सारा कुछ। फिर उन्होंने बताया अवामी लीग को दबाने का एक मकसद था जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। 162 में से 160 नशिस्तें जीती एक पार्टी ने, उसे दीवार से लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून उसमें बह गया। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। अब ये सारी तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखी। नीचे उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया कि गद्दार कौन है, तारीखी हकायक पर एक नज़र। यहाँ इन्होंने 3 बंदों की शक्लें दिखाई हैं। एक शेख मुजीबुर रहमान है, एक जनरल याह्या है, एक जनरल आसिम मुनीर है। अच्छा, शेख मुजीब के नीचे लिखा है अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, जनरल याह्या के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब, आसिम मुनीर के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब। फिर एक और चीज़ लिखी शेख मुजीब के नीचे, इक्तदार की अवामी नुमाइंदगान को मुंतकली का हामी, और याह्या के नीचे है ज़ाती इक्तदार को तूल देने के लिए आइन पामाल करने वाला, और इसी तरह आसिम मुनीर साहब ज़ाती इक्तदार को तूल देने के लिए आइन को पामाल करने वाला। फिर आगे कत्लेआम और ये बाकी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी सख्ती के साथ रद्द-ए-अमल दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले कोई इतना रद्द-ए-अमल देते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो भी बेचारे बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि कहाँ ले गए आप इस मसले को उठाकर और किस कदर ज्यादती की जा रही है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं, और इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। इसमें अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब का जो पैगाम था, जो अडियाला जेल से उस दिन आया था बाहर, हमने उसको पहली मरतबा एडिट किया था। यानी इससे पहले कभी हमने उसको एडिट नहीं किया। इमरान खान जो हमें जेल में बताते थे वो हम बाहर आकर बता देते थे, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि इमरान खान ने जेल में इतनी ज़्यादा सख्त बातें की कि हमने उनको नरम किया। आसिम मुनीर से मुतालिक बातों को ख़ास तौर पे कि इनको नरम कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वो ट्वीट देखें तो वो बड़ा सख्त ट्वीट था। लेकिन अलीमा खानम का ये मानना है
कि क्योंकि इमरान खान की और हमारी मुलाकात जो है वो बग्ड होती है, यानी वहां पे उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ रिकॉर्डिंग का और खुफिया आलात वहां पे नस्ब है, तो उनका ये मानना है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं आसिम मुनीर ने सुनी है और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये सब कुछ अब किया जा रहा है। फिर अलीमा खानम ने यह भी बताया कि हमें कहा जाता है कि दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते, तो हमने ये बताया कि इमरान खान 3 चीज़ों की बात करते हैं। नंबर 1 आइन की हुक्मरानी, नंबर 2 जमहूरियत, नंबर 3 इंसानी हुकूक। और ये तमाम मुतालबात इमरान खान अवाम के लिए करते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। तो इन चीज़ों पे आप आ जाएं, इमरान खान को अपनी ज़ात के लिए नहीं लेकिन पब्लिक के लिए बैठकर आप ये रास्ते निकाल सकते हैं। दरमियानी रास्ता यही है कि आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक। डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने बताया कि इमरान खान का कहना है कि ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा खौफनाक है। इमरान खान हमें हमेशा पहले मुस्कुरा कर मिलते थे, लेकिन इस बार वो शदीद गुस्से में थे और तवील कैद तन्हाई में उन्हें रखा गया था, उसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, जब किसी को आप जाकर जेल में ये बताएं कि आपकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया और मारा गया है और वो आपकी बहन भी सबसे नरम और मासूम हो, तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है एक भाई को। और ये वही रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने दिया, लेकिन उनकी बहनों ने एडिट करके, यानी उसको नरम करके आसिम मुनीर के बारे में स्टेटमेंट को बाहर निकाला। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि शायद आसिम मुनीर साहब ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है और उसके बाद ये रद्द-ए-अमल आया है। नौरीन खानम जो इमरान खान की बहन है, वो ये कहती है कि मुझे DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर अफसोस और दुख हुआ। फौज के नुमाइंदे का कोई लेवल तो होना चाहिए, यानी आप तो ऐसे लगे हुए थे जैसे गली में कोई लड़ाई हो गई है और आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, तो ये नामुनासिब है। अच्छा, एक बात और अलीमा खानम ने कही, और ये उन्होंने जब ये बात कही तो इस बात को, यानी इंटरनेशनल मीडिया को बात करते हुए अलीमा खानम ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान हमसे कई मरतबा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मेरा मकसद मेरी ज़ात से बहुत बड़ा है। वो कह चुके हैं कि मैं जेल में मरना पसंद करूंगा लेकिन इन फिरौनों के सामने नहीं झुकूंगा। वो जेल से हमारे ज़रिए पाकिस्तानियों के लिए भी पैगाम भेजते हैं कि अगर आप इस माफिया के ग़ुलाम बने रहे तो ये आपकी आने वाली नस्लों को भी ग़ुलाम बना लेंगे, इसलिए आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़ात से मेरा मकसद बहुत बड़ा है। ये है प्रॉब्लम, इसको ना सारे समझ लें कि इमरान खान ने वो फैसला कर लिया है जो एक दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कर लिया था। इमरान खान को अपना मकसद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा महसूस होना शुरू हो गया है और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यानी मैंने तो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर ली है, दुनिया के बेहतरीन अवार्ड मेरे पास है, दुनिया के वो लोग जिन्हें मिलने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं वो मुझे मिलने के लिए कतारों में खड़े होते रहे। तो इमरान खान ने कहा कि उसने तो एक भरपूर ज़िंदगी जी ली और कामयाब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रोशनी भी दिखाई। उसके अंदर हम देखते हैं कि ईमान की भी ताकत बहुत ज़्यादा। अब तो एक ऐसा आदमी जिसने ज़िंदगी भरपूर जी ली हो और वो कौम का सबसे बड़ा हीरो हो, वो ये फैसला कर ले कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर अब मौत भी आ जाती है इस मकसद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मरने के लिए तैयार हो, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब को और बाकी सियासी लीडरों को यह सोचना चाहिए कि उनके पास खोने के लिए क्या कुछ है। आसिम मुनीर साहब ने एक मिसाल दी थी ना इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, सिर्फ धमकाने के लिए, कि शाइनिंग मर्सिडीज वर्सेस डंपिंग ट्रक। इस पे मुझे बहुत बुरा भी लगा था। डंपर है जनाब पाकिस्तान एक, और इंडिया एक शाइनिंग चमकती हुई मर्सिडीज गाड़ी है। ये आपका और इमरान खान का फ़र्क है। इमरान खान एक ब्रूटल किस्म का बलडोज़र है जो कुचलता हुआ जाएगा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो ज़िंदगी और मौत को अब एक बराबर देखना शुरू हो गया है। आसिम मुनीर साहब आप एक चमकती हुई मर्सिडीज़ हैं, और ये सारे जो बाकी सियासतदान हैं, इनके बच्चे, उनका करियर, वो सारा कुछ इस मुल्क के अंदर है। बाहर भाग जाएं तो बाहर भी इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। अब तो सोचें आप लड़ किसके साथ रहे हैं। इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एस्टीमेट लगाइए कि आपके पास खोने के लिए क्या कुछ है। जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो इसका मलबा पाकिस्तान में किसी एक आदमी पे नहीं गिरेगा, ये सीधा सीधा आसिम मुनीर और पूरी फौज के ऊपर गिर जाएगा। फौज को भी ये बात सोचनी चाहिए, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि एक इदारे को चंद लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
नवाज शरीफ ने जूते पॉलिश किए चंद लोगों के और उन्होंने मिलकर बंद कमरों में फैसले कर लिए कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुल्क को ऐसे चलाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? करोड़ों लोगों का मुल्क है, वो लोग फैसला करेंगे ना। चंद लोग तो फैसला नहीं करेंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनके पास बंदूकों वाली बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्स है। इस बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये अब सोच ले कि आपके पास खोने के लिए क्या कुछ है, क्योंकि इमरान खान खुदकुशी के लेवल तक इस लड़ाई में उतर चुका है और पाकिस्तान की हालत वापस क्या हो गई है मैं आपको ये बताता हूं। ये एक रिपोर्ट है नाज़रीन, ये देखें ये रिपोर्ट क्या कह रही है। ये रिपोर्ट आपको बता रही है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में लुभे लुभाव बताता हूं। एक सर्वे हुआ है जी, और ये सर्वे किया गया है IPSOS से। IPSOS जो है ये एक मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है। ये फ्रांसीसी एक इदारा है, इसने पाकिस्तान में सर्वे किया है, पहले भी करते रहते हैं। इनके सर्वे में बड़े खौफनाक नताइज आए। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% लोग पाकिस्तान में मईशत को मजबूत समझते हैं और 16% मुस्तकबिल में कोई सरमायाकारी करने का, यानी 16% लोग समझते हैं जनाब के कोई चक्कर ही कोई नहीं है और लोग मुस्तकबिल में कोई सरमायाकारी करने का कोई इरादा नहीं रखते। इतने 16% लोग हैं जो कहते हैं हम सरमायाकारी पाकिस्तान में कर सकते हैं। 84% है जो कहते हैं पाकिस्तान में कोई पैसा लगाना ही नहीं हमने। और ये अभी जो सर्वे आया इसके साथ दीगर रिपोर्टों को आप मिलाकर देख लें तो पाकिस्तान कहां वापस चला गया। मई में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना, उससे पहले पाकिस्तान में जो सर्वे आए थे वो एग्जैक्टली यही थे। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से पहले पाकिस्तान में एक बड़ी बदएतमादी थी, एक बड़ा अजीबोगरीब माहौल था, लोग बिल्कुल मायूस हो गए थे। लेकिन जब इंडिया के कुछ तैयारे पाकिस्तान ने गिराए तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों में आया। अब वो कॉन्फिडेंस दोबारा खत्म हो गया। यानी ये जो हरकतें की गई है, अभी गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा 27वीं आईनी तरमीम कर दी, 2 नंबरियां कर दी, इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया, पाकिस्तान में हर तरह का फ्रॉड किया। इन सारी चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एक जंग का असर सिर्फ चंद महीने तक रहा। मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि मुस्तकिल चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जंग के जरिए से आप इकोनॉमी नहीं चला सकते, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब वही हुआ, लोग वापस मायूस हो गए और बहुत बुरी तरह मायूस हो गए। कोई पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये मार्केट रिसर्च है और ये पाकिस्तान ने नहीं की, कहीं मैंने भी नहीं की, ये बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसने ये रिसर्च की है। अब ये रिसर्च वाज़े बता रही है तो क्या पाकिस्तान अब एक नई जंग करेगा? वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने एक जंग करने का फैसला किया है और भारी हथियार बॉर्डर पे पहुंचाए जा रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से। कल रात एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की झड़पें भी हुई हैं ये चमन के इलाके में, उसके आसपास। तो एक अफगानिस्तान के साथ तो जंग छेड़ी जा सकती है। नाज़रीन, वो जज के बेटे वाला केस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हो गया। मेरी इन फैमिली से बात हुई थी तो मैंने इनको ये बता दिया था कि आपको सुलह के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। वो मुझे कह रहे थे नहीं हम सुलह नहीं करेंगे, हमारी बहन है और एक फैमिली में तो एक ही इकलौती बहन थी, दूसरी फैमिली की भी बड़ी प्यारी उनकी बच्ची थी, बेटियां वैसी बड़ी लाडली होती हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि ये सुलह हो जाएगी क्योंकि जज साहब को जो लोग लेकर आए वो जज साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे और फिर सुलह हो भी गई। अब ऐसा जज बड़ा सूट करता है। याद रखिएगा ये जज साहब अब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे। ये कभी भी हुकूमत के खिलाफ एक फैसला नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दिखावे के लिए छोटा मोटा वो करेंगे, हल्की फुल्की एक्टिंग होती रहेगी, लेकिन कभी ये कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से निज़ाम ने इनको सर्व किया है, जिस तरीके से इनके बेटे को निकाला गया मक्खन में बाल की तरह, वो आपने देख लिया। 2 बेटियों को कत्ल किया इनके बेटे ने गाड़ी से टक्कर मार के। 2 बेटियां जो हैं वो सड़क के ऊपर इंतकाल कर गईं। पूरी दुनिया में कभी कहीं ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी तो रेमंड डेविस नहीं छूटा था जितनी जल्दी ये बच्चा छूट गया। नाउम्र है, गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है, ID कार्ड तक नहीं बना हुआ, गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी चला रहा है और गाड़ी भी वो वाली चला रहा है V8। पहले तो पूछें इनके पास V8 गाड़ी आई कहाँ से? ये तो अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन तगड़े लोग जो होते हैं पैसे वाले, उनके पास V8 गाड़ी होती है। मैं अच्छे खासे पैसे कमाता रहा हूं, मैंने कभी ये गाड़ी नहीं खरीदी। हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कभी ये गाड़ी नहीं खरीदी। तो जनाब जज का बेटा V8 चला रहा था, बड़ी तगड़ी बड़ी गाड़ी, 2 बेटियां उसने कुचल दी एंजॉय करते हुए। और मैंने उनकी फैमिली को कहा था कि आपका अगर कोई पीर है ना तो वो भी आपके घर आ जाएगा, जो आपके जानने वाले आपके रिश्तेदार आपके घर पहुंच जाएंगे, हर बंदा पहुंच जाएगा, ये पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे और आपको बिलाखिर ये मजबूर कर देंगे
और वही हुआ। और मैंने उनसे ये भी कहा था मुझे आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं होगा, मैं आपके दुख को और तकलीफ को समझता हूं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कोई इंसाफ और कानून बाकी नहीं है। तो उन्होंने तब मुझे कहा था कि जी हम डट जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और इस पे उनसे कोई गिला नहीं है, ये निज़ाम की बेहिसी और बेशर्मी है। 4 दिन के अंदर सुलह होगी पार्टियों की, जज साहब ने कहा बच्चे को जमानत ने घर जाए, बात खत्म। ये है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।